आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव चैनल। संतोष प्रजापति के साथ हम आज आपको मिला रहे हैं अपने खास मेहमान हरदोई से पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, वर्तमान में समाजवादी पार्टी में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुनीत सिंह भोलू जी। हम उनसे चर्चा शुरू कर रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें यू न्यूज लाइव चैनल। पुनीत सिंह जी नमस्कार, आपका हमारे यू न्यूज लाइव चैनल में आपका फेस टू फेस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बड़े भाई। मेरी तरफ से आपको आज हम आपके लिए कुछ सवाल कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। तो पहला सवाल हमारा आपसे, पहले तो आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप पहले राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष थे। आप अपने कार्यकाल में हिंदू युवा वाहिनी को कितना सहयोग या कितना योगदान किया? राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी ने जिस तरीके से वर्ग प्रदेश कमेटी ने हमको अवगत कराया कि क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, कैसे करने हैं, लोगों की मदद कैसे करनी है, जो जो उन्होंने हमको बताया उसी प्रकार से हम लोग करते रहे। लेकिन इतना ज्यादा अनुभव नहीं था जितना भी अनुभव था, चाहे चीन का पुतला फूंकना हो, चाहे पुलिस कर्मियों को सम्मानित करना हो, कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स की टीम को सम्मानित करना हो, वो सभी कार्यक्रम हमने किए और आप सभी लोगों ने बहुत बहुत सहयोग किया और उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारी खबरें प्रकाशित की। अच्छा, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि आप हिंदू युवा वाहिनी को क्यों छोड़ा? हिंदू युवा वाहिनी एक संगठन ऐसा था जिसमें हम हिंदुओं को जोड़ रहे थे और अन्य जैसे मुस्लिम कट्टी अलग थी, हिंदू को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे और हमको जरूरत पड़ी, हमारे जैसे हर आदमी राजनीति में इसीलिए जुड़ता है क्योंकि उसके किसी कार्यकर्ता को कोई दिक्कत ना हो। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को दिक्कत हुई, जब हमने ऊपर कमेटी से बात की तो उनकी कोई मदद नहीं हो पाई, फिर हमने कहा चलो छोड़ देते हैं। जो मेरे कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़ी हो सकती, हमारे कार्यकर्ता की मदद नहीं कर पाएगी, उसके साथ रहना बेकार है। अच्छा, तो हम जो भी है कार्यकर्ता की वजह से हैं। अभी कुछ दिन पहले हम और दर्शक आपको समाजवादी पार्टी का झंडा उठाते हुए देखा है, कभी साइकिल रैली करते हुए देखा है। तो इस पर आपको क्या हमें समझे आप समाजवादी में शामिल हैं या आपका जोश ये करा रहा है? जो क्या राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी जो भाजपा का संगठन था, हम देख रहे हैं लगातार इसमें आप किसी भी बजट की बात कर लीजिए, युवा बेरोजगार है और किसान बेहद परेशान है। आज ट्रालियां डेयरी पे आप जाएंगे, वहाँ 10-10 दिन से खड़ी हुई है, किसान भी प्रताड़ित है, युवा वर्ग के लोग भी नाराज हैं। तो हमने सोचा जब युवा और किसान की जो बात करेगा हम लोगों को उसके साथ जाना चाहिए। हमने देखा अखिलेश यादव युवा हैं, युवाओं की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। अभी हमारा उनसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन जो उनके हमने कार्य देखे मुझे उनसे प्रेरणा मिली और जुड़ने का मैंने संकल्प लिया और जुड़े हुए हैं अभी। और आगे की राजनीति भी देखते हैं क्या होता है। चलो, हम आपसे एक बार सवाल पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं तो आपको 2020 का चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी भी आपके सर पे होगी, निभानी भी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि पूरा सवाल सुन लीजिएगा, क्योंकि मौजूदा समय में जिले में एक भी विधायक समाजवादी पार्टी का नहीं है। तो हमको लगता कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस पर चर्चा करना चाहेंगे हम। इस बार आपने हमारी देखी होगी कई रैलियां हुई हैं, विधानसभा 155 शाहबाद में हुई है। शाहबाद जहां तक है, शाहबाद का इधर ग्रामीण क्षेत्र भी हम देख रहे हैं और इस बार हमें लगता है कि पार्टी शाहबाद की ही जिम्मेदारी मुझे देने जा रही है। जहां तक अगर मिलती है और नहीं मिलेगी फिर भी मैं शाहबाद में सक्षम हो चुका हूँ। और इस बार शाहबाद की सीट आसिफ खां बब्बू जी हमारे साथ से चुनाव लड़ेंगे और करीबन कुछ नहीं तो 50-60 हजार वोटों से जीतता है। क्योंकि हम जाके देख रहे हैं वहाँ की ग्रामीण जनता बहुत परेशान है। नहीं, ये तो अभी बहुत दूर की बात आपने कह दी, क्योंकि अभी तो 6 महीने से ज़्यादा तो मौजूदा सरकार का समय है और उसके बाद चुनाव होने की तैयारी होगी, तब प्रत्याशी लड़ेंगे। तो आपने जो नाम अभी दिखाया, सुनाया है या बताया है, इस पे आप कितना भरोसा कर रहे हैं कि यही प्रत्याशी? इस पे हम 100% भरोसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार पांचवी बार मौजूदा चेयरमैन है आसिफ खां बब्बू जी, 5वीं बार चेयरमैन है
और जो है पिछला चुनाव में 2000 वोटों से हारे, वो भी इतनी लहर थी तब जो 2000 वोटों से हारे। उनका पर्सनली व्यवहार बहुत तगड़ा है। अगर पार्टी को विधायक जिताने पड़ेंगे तो आसिफ खां बब्बू को टिकट देनी पड़ेगी। अच्छा, नहीं तो फिर एक और सवाल करना चाहेंगे आपसे कि जी जी सरकार के, अब जब आप समाजवादी भाई पार्टी में है ही, तो हम एक सवाल आपको से करेंगे थोड़ा प्रदेश स्तर से कि अखिलेश जी जी ने इतने काम किए थे, जी अखिलेश जी ने इतने काम किए थे, चाहे कोई भी काम लो, चाहे सारी योजनाओं को ले लो, उनके बहुत अच्छे कार्य रहे थे, फिर भी जनता ने उनको जी। क्यों नहीं चुना? आप जानते हैं यूपी की जनता कितनी भोली है। यूपी की जनता को कोई मूर्ख बना सकता है। आप से मेरा अनुरोध है, आपके दर्शक जितने जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बार अनुरोध करूंगा कि सन 2014 के आपकी अदालत उठा लीजिए, उसमें बाबा रामदेव जी बैठे हुए थे। उन्होंने सीधे सीधे यही सवाल किया था जनता से, आपको पेट्रोल 70 रुपए में चाहिए या 35 रुपए में? आपको सिलेंडर 600 में चाहिए सब्सिडी सहित या 400-300 में? आप ये उठा लीजिए। बाबा झूठ बोलते हैं, बाबा ढोंगी है, बाबा ने अपने जाल में लोगों को फंसा लिया है। चलिए हम आपकी इस बात को से हम सहमत हैं, बट ये कहना चाह रहे हैं, जब आप जनता ने 35 रुपए के सिलेंडर उस पे गैस पे बात को पेट्रोल पे बात कर दी या सिलेंडर पे बात कर दी, तो अभी उसके बाद में भी आपका लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है? जी जी। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। जी। तो आप अपनी हार का कारण कहाँ से देखते हैं सर? आपकी हार का कारण कहाँ से रहा, ये भी तो कुछ दर्शकों को बताएंगे आप? जी, हार का कारण यही है कि यूपी की जनता भोली है। आप देख लीजिए, किसी बाबा को उठा के देख लीजिए, जो बाबा लोग बाबा आज की अंदर बात हैं। नहीं करते हम भाई साहब, बाबा की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा मतलब है मुद्दे पे आइए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे को, जो मैंने सवाल किया उस सवाल को पुनः सुन लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव जी ने अच्छे कार्य किए, ठीक है? जी जी। चाहे कोई भी कार्य ले लीजिए, जितने भी कार्यक्रम उनके हुए अच्छे हुए, सारे दर्शक की भी यही कहते हैं, लेकिन आप अपनी हार का ठीकरा किसी दूसरे पर क्यों फोड़ रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप कि मैं अपने में नहीं कुछ दोष दिख रहा है? जी जी। हम लोगों में यही है कि हम लोगों ने मेहनत भी अच्छी तरीके से की, लेकिन जो 2-2 हजार रुपए भेजे गए, इस तरीके से वोट खरीदने की राजनीति हुई, और हमारी लोगों की यही रहा कि हम लोगों को गठबंधन में चुनाव हुआ, गठबंधन से हमको भारी नुकसान हुआ है। अगर गठबंधन से चुनाव ना हुआ होता तो करीबन 50 से ज्यादा सीटें हम लोकसभा से जीत जाते हैं। हम थोड़ा और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, शायद आपने उस पर ध्यान न दिया हो, कि जब आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो इससे जब सरकार मौजूदा आपकी अखिलेश जी की थी, तो शिवपाल यादव जी सरकार में थे, उसके बाद अलग चुनाव लड़ा। इसको आप नहीं इफेक्ट समझते हैं कि इस इफेक्ट से हम हारे हैं, इसका मूल कारण रहा? इसका मूल कारण नहीं रहा, क्योंकि यूपी की जनता भोली है, पहले भी आपको बता चुके हैं। उसको मोहने के लिए बहुत से जाल फेंके गए बीजेपी द्वारा। बीजेपी का मतलब भ्रष्ट जनता पार्टी और बिजनेसमैन जनता पार्टी है, ये सभी जनता जनार्दन जानती है। लेकिन उस समय वो लोग ऐसी चालें चल देते हैं बिजनेसमैन की तरह, हम लोगों को समझ में ही नहीं आता क्या करना है। बहुत चीजें ऐसी हैं, लेकिन वो पारिवारिक मैटर है, तो पारिवारिक मैटर में मैं कुछ कहना उचित नहीं समझूंगा। वो उनके चाचा जी हैं, वो भतीजे हैं, वो पारिवारिक मैटर है, वो हमसे बहुत उम्र में बड़े हैं और आदरणीय। चलो उनके बारे पुनीत जी, हम इस मुद्दे को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम एक और प्रश्न कर रहे हैं आपसे। पुनीत जी, एक आपने कार्यक्रम दौड़ प्रतियोगिता का कराया था, ठीक है? उसमें आप सामाजिक कार्यकर्ता राजवर्धन सिंह राजू भैया भी थे और उस कार्यक्रम में भी मौजूद था। तो आगे की इस ऐसे कार्यक्रम कराने की आगे की आपकी क्या रणनीति है, आगे क्या करेंगे? बहुत से सवाल हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है? तो तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि आपकी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है, हम लोगों ने फिर आगे हमें अगस्त सितंबर में कार्यक्रम फिर आयोजित कर रहे हैं। उस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम को करेंगे, देख रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, टीम को संगठित कर रहे हैं। और मैं उस कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से संजीव सिंह, अनिलेश सिंह, प्रतीक द्विवेदी और विशाल सिंह को धन्यवाद दूंगा, जो मेरी कमेटी में रहे और जिन्होंने मेरा सहयोग किया, और संजू सिंह दुलारपुर।
और सवाल भी है हमारे पास पुनीत जी। कोरोना काल चला और समाज के कुछ लोगों ने इसे नहीं माना, ये आपको भी जी। मालूम होगा। कुछ लोगों हाँ ने हाँ। इसका मजाक भी उड़ाया जी और जी। अब भी कोरोना की जांच व वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। इस विषय जी पर आपका क्या कहना है? देखो, वैक्सीन पे तो हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं तो हम लोगों को बस हम आपको इसमें। यहीं पे रोक लेंगे, क्योंकि अभी जी इससे पहले आपके नेता, राष्ट्रीय नेता रहे हैं मौजूदा अखिलेश सिंह ने जी भी कहा था मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। और जी। तो आपको यहीं पे रोकूंगा, तो आप उनकी सोच और आपकी सोच में अंतर है, इसका मतलब? नहीं, देखो, वैक्सीन का अगर श्रेय बीजेपी वाले लेंगे तो ये तो बहुत गलत बात है। वैक्सीन तो हाँ, हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने बनाई है। यही बात इसमें यही बात यही मुद्दा आपके नेता ने उठाया था। अखिलेश जी जी ने, आपने डिबेट सुनी होंगी, हमारे जी साथी जी, हमने लोग कर सुनी। रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी की वैक्सीन क्यों लगवाऊंगा, जबकि आप भी जानते बीजेपी वैक्सीन नहीं बना रहा है, वैक्सीन हमारे नहीं डॉक्टर बना रहे हैं। नहीं, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का समर्थन करता हूं इस बात में। बीजेपी की वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि इसका वैक्सीन का जो श्रेय है वो बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए बल्कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों को मिलना देखिए चाहिए। पुनीत जी, आप लगातार। पुनीत जी, आप फिर वही बात कर रहे हैं। हम जी यही अंतर जानना चाह रहे हैं। आपकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, डॉक्टर, हमारे जी डॉक्टरों पर उंगली उठा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो जी। आप यहाँ पर हमको स्पष्ट करें, हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। डॉक्टर पे तो कोई सवाल नहीं उठाया। वीडियो हमने भी देखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उन्होंने सीधे यही कहा है कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों की वीडियो वैक्सीन का आपने विरोध नहीं देखा किया है, है बात कहीं को पर। आप फिर मोड़ रहे हैं। मैं फिर आपसे वही सवाल करूंगा, जब तक इस सवाल से हम संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, कि मान लीजिए आप अभी देखिए इतने बड़े पद पे रहते हुए, माननीय मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, कभी कभी अभी एक मैटर हुआ था, पत्रकारों पर भी उन्होंने उंगली उठा दी थी। जी तो हम ये कहते इतने बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनको इस तरीके से विचारधारा करनी चाहिए या नहीं नहीं, करनी चाहिए? पत्रकारों की बात करें, पत्रकारों की और भी फोटो वायरल हुई है। जी अगर आप सच्चे पत्रकार हैं तो आप किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। जी उनकी कई फोटो उन पत्रकारों की वायरल हुई हैं जो गले में भाजपा का झंडा डाले हुए भाजपा की मीटिंगों में दिखाए गए हैं। जी आप इस बात से संतुष्ट होंगे, हमने कई बार देखा है। जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता डॉक्टर और वैज्ञानिक पर कभी सवाल नहीं उठाता। सिर्फ बीजेपी वाले श्रेय लूटने के जो कार्य करते हैं इन्हीं पर सवाल उठाते हैं हम लोग। ये क्योंकि आ, अब ये आप कह रहे हैं इस सवाल प्रश्न से, क्योंकि जो सत्य निकल गया है वो है। आपके नेता ने ये बात कही थी, और चाहे जी जितनी भी डिबेट दें, लेकिन चलिए, जी आप हरदोई की राजनीति करते तो हम आप पुनः हरदोई पर ही आ जाते हैं। जी जी पुनीत जी, हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि कोरोना काल चल रहा है, लाखों मौतें जी हो चुकी हैं, जी। ऑक्सीजन की भी दिक्कतें रही हैं, कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने ऑक्सीजन प्रोवाइड भी कराए हैं, सरकार जी से जी जो हो सका या जिससे समाज के लोगों से हो सका। तो जी। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कोरोना काल में जो सरकार की गाइडलाइन है उनको अच्छी तरीके जी। से पालन करना चाहिए या नहीं? नहीं, गाइडलाइंसों का पालन तो करना चाहिए। उससे पहले भी हमने आपके न्यूज चैनल पे अपने संवाददाता, आपके जितने हैं दर्शक, उनको हमने पहले भी बताया है कि जैसे मास्क है, सैनिटाइज है, 2 गज दूरी, मास्क बेहद जरूरी, आदि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से जाने से बचें, आदि ऐसे जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका तो पालन करना पड़ेगा। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए लगातार। आपसे एक बात कहना चाहेंगे हम आपके दर्शकों से। जी लगातार मजदूरी का दाम नहीं बढ़ रहा है। जो उस समय मजदूरी 200 रुपए में कर रहा था वो आज भी 200 रुपए में कर रहा है। लेकिन पेट्रोल के दाम देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं, 100 का आंकड़ा पार कर रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, जो एक, 75 एक आप अभी हमसे जब बात कर रहे थे तो एक बात आपने उठाई थी किसानों के जी लिए, कि किसान जी परेशान है, ठीक है, आपने जी उठाई थी। तो हम आपको जी किसानों के लिए बारे में बताना भी चाहेंगे कि जी आप कहेंगे कि गेहूं सस्ता बिक रहा है, यही कहेंगे ना? जी तो जी आप, जी, आप बताइए एकदम। हाँ, तो आप कहेंगे गेहूं सस्ता बिक रहा है। हम आपसे ये पूछते हैं कि सरसों कोई और पैदा करता है या सरसों कोई और लाता है, किसान नहीं जी बनाता है सर।
सरसों किसान बनाता है, लेकिन आप सरसों के भाव पता कर लीजिए, सरसों कितने रुपए में है और तेल कितने रुपए में। और हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, मैंने बीजेपी का मतलब बिजनेसमैन जनता पार्टी उसको क्यों कहा, उसका आप अस्तित्व जानने का प्रयास करिए। आज किसान का धान पिछली बार 7 से 11 रुपए में खरीदा गया, और वही दलाल, उनको दलाल कहेंगे, वो लेकर ले भी गए, उन्होंने कमीशन दिया, उन्होंने 500 से 600 रुपए एक कुंटल पे बचाए, जो कि 500 से 600 रुपए किसान को एक कुंटल पे नहीं बचे हैं। इसीलिए मैं बिजनेसमैन जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कहेंगे, क्योंकि वो लोग चंदा देते हैं, वो लोग ये ये करते हैं। पुनीत जी, आप से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। तो हम अब आखिरी सवाल सिर्फ आपसे करते हैं कि पुनीत जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति, आज ये मेरी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें करीबन 7 से 8 लोग मौजूद थे। उन 7-8 लोगों के नाम बताना चाहूंगा। विशाल सिंह सोमवंशी जी, संजीव सिंह, संजू सिंह गुलाबपुर से फोन से बात हुई है, और अजीत यादव जी और प्रतीक द्विवेदी से अकेले में बात हुई है। लगातार हम लोग समाज के लिए आगे बढ़कर कार्य करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप खुद ये बात जानते हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चलती है। बीएसपी के सरकार आ जाती है तो बीएसपी के कार्यकर्ताओं की चलती है। जो वोट और मतदान करता है गरीब व्यक्ति, उसकी क्यों नहीं चलती है? हम लोग उसके लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 4-6 महीने की बात है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। बहुत बड़ी हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। पुनीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी हम आपसे कभी चर्चा करेंगे, समय मिलेगा। और जी बहुत धन्यवाद। बहुत सवाल हमारे पास रह गए, लेकिन समय की कमी को देखते हुए आज हम आपसे इतनी ही बात करेंगे। और हमारी आपके लिए शुभकामनाएं कि आप समाज सेवा करने की सोच रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमको जो मौका दिया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी।